हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेफिया ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम साइकोलॉजी का ये सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मनोविज्ञान का परिचय दिया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि मनोविज्ञान ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी, किस तरीके से उसने अपने आप को दर्शन शास्त्र से अलग किया था और उसकी पूरी यात्रा के बारे में मैंने आपको सारे जो इम्पोर्टेंट तथ्य थे वो डिस्कस किए थे। और मैंने आपको उसी क्रम में ये भी बताया था कि 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया था, जिसका जनक अरस्तु साहब को माना जाता है। और 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना गया, जिसका जनक पोम्पोनोजी को माना जाता है, जो इटली के रहने वाले हैं। और 18वीं शताब्दी को मनोविज्ञान का बंजर काल माना गया है, क्योंकि इस शताब्दी के दौरान मनोविज्ञान पर कोई अध्ययन नहीं किया गया था, इसलिए उसे बंजर काल माना गया है। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मान लिया गया और उसके जनक विलियम वुंट को माना जाता है। और 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन माना गया और उसके जनक माने जाते हैं वॉटसन साहब को। तो देखिए स्टूडेंट्स, उसी क्रम में आज हम ये सेकंड चैप्टर आपके बीच लेकर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले आज हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान के संप्रदाय, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको सबसे पहले 2 लाइन में बताना चाहूँगा कि ये संप्रदाय का मतलब क्या होता है, आखिर क्या ज़रूरत पड़ी थी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो मनोविज्ञान है उसके अंदर जो प्रमुख संप्रदाय हैं वो कौन कौन से हैं और उसके जनक किसको माना जाता है। सबसे पहले हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसी क्रम में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि संप्रदाय क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, मनोविज्ञान के किसी भी संप्रदाय से क्या तात्पर्य है? उससे ये तात्पर्य होता है कि मनोविज्ञान के किसी ऐसे समूह से होता है जो मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए एक ऐसी विचारधारा, एक समान विचारधारा और विधियों का अनुसरण करते हैं। मतलब कि ऐसे वैज्ञानिकों का समूह जो एक ही आइडियोलॉजी को लेकर, एक ही विचारधारा को लेकर, एक ही सिद्धांत को लेकर, एक ही विधि को लेकर उस विषय वस्तु पर कार्य करते हैं। तो मान लीजिए कि 4 मनोवैज्ञानिक हैं और उन चारों का एक ही मानना है कि हम तो भाई मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं, हम इसको चेतना का विज्ञान बिल्कुल नहीं मानते, राइट। दूसरे पक्ष में क्या था कि 4 या 5 मनोवैज्ञानिक थे, वो ये मानते थे कि भाई नहीं, हम इसको व्यवहार का नहीं मानते, हम तो इसको चेतना का विज्ञान मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग विचारधारा के हिसाब से अलग अलग संप्रदाय बने और अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग स्कूल बनाया और उन्होंने मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। अल्टीमेटली डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के बावजूद भी सभी का एक ही मकसद था, एक ही उद्देश्य था, मनोविज्ञान को प्रोत्साहित करना और मनोविज्ञान को, साइकोलॉजी को क्या करना, बढ़ावा देना। तो चलिए इसी क्रम में सबसे पहले हम मनोविज्ञान के जो प्रमुख संप्रदाय हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें पहले क्रम में आता है संरचनावाद संप्रदाय, जिसके जनक माने जाते हैं विलियम वुंड साहब को। और दूसरे नंबर पे होते हैं क्या, प्रकार्यवाद, उसको हम कार्यवाद के नाम से भी जानते हैं, और इनके जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स को। और व्यवहारवाद जो संप्रदाय है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसके जनक माने जाते हैं जे.बी. वॉटसन साहब को। और समग्रवाद, उसको हम गेस्टाल्टवाद भी कहते हैं, और इसके जनक माने जाते हैं मैक्स वर्दीमर को। और मानवतावाद जो संप्रदाय है इसके जनक माने जाते हैं अब्राहम मैस्लो के। एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में आता है और कई बार इन संप्रदायों से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए कि सबसे पहले जो संप्रदाय है जो वजूद में आया था, अस्तित्व में आया था, वो कौन सा था। वो हम आपको 1 बाय 1 करके पढ़ाएंगे। सबसे पहले संरचनावाद आया था, क्यों आया था, इसका लॉजिक क्या था, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। और उसके बाद में ये मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय का जन्म हुआ और इसके जो जनक हैं वो सिगमंड फ्रायड हैं स्टूडेंट्स। और इसके बाद में नंबर 7 पर देखिएगा, नंबर 7 पे प्रेरकीय संप्रदाय, जिसको हॉर्मिक कहा जाता है, और इसके जनक माने जाते हैं विलियम मैकडूगल।
तो चलिए स्टूडेंट, इसी क्रम में अब हम जान लेते हैं सबसे पहले कि जो ये संरचनावाद है, निर्मितवाद है, निर्माणवाद है, ये इसके तीनों नाम होते हैं और संरचनावाद को ही निर्मितवाद और निर्माणवाद के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं इस वाद के बारे में स्टूडेंट, इस संप्रदाय के बारे में कि इस ये मनोविज्ञान में स्थापित होने वाला प्रथम संप्रदाय है। सबसे पहला बिंदु तो हम इसके बारे में नोट करेंगे कि संरचनावाद ये सबसे पहला संप्रदाय है जो मनोविज्ञान के संप्रदायों की दुनिया में, उसके क्षेत्र में पहली बार स्थापित हुआ, अर्थात प्रथम नंबर पे इसको स्थापित किया गया था। सेकंड बात ये जान लेते हैं, इसके जनक विलियम वुंड साहब को माना जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो अध्ययन किया गया था वो चेतना के ऊपर किया गया था, और चेतना का मतलब संवेदना होता है। क्योंकि जो हमें ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होता है स्टूडेंट्स, हम उसे संवेदना कहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो बल दिया था उन्होंने किसी चीज़ के अध्ययन पर, वो संवेदना को दिया था, चेतना को दिया था। हम वन बाय वन आपको बताएंगे। देखिए स्टूडेंट, तीसरा बिंदु इसके लिए ये है कि 1879 ईस्वी में जर्मनी में लिप्जिंग नगर में स्थित लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की एक प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। और क्योंकि इन्होंने मनोविज्ञान को भौतिक शास्त्र के पास लाकर खड़ा कर दिया था, और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इतना अच्छा काम किया था उस समय पर मनोविज्ञान के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के विषय में, और इनका बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको यही बताया था इनके बारे में कि इन्हें मनोवैज्ञानिक के साथ साथ इन्हें प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आ जाता है कि प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो आपको जवाब होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए आपको, वो विलियम वुंड थे। चलिए स्टूडेंट, और इन्होंने एक प्रथम जो प्रयोगशाला थी वो जहाँ पर स्थापित की थी उसका नाम क्या है स्टूडेंट, वो जर्मनी में लिप्जिंग नगर में स्थित लिप्जिंग विश्वविद्यालय है। और आज वर्तमान में उस विश्वविद्यालय को कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके बारे में आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स, विलियम वुंड ने संवेदना चेतना पर अध्ययन किया था। स्टूडेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी संवेदनाएं होती हैं, जो चेतना होती है स्टूडेंट्स, ये क्या होती है। जो ज्ञान हमें ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होता है, हम किसी भी चीज़ को देख लेते हैं, देखने के बाद में हम अपने दिमाग के अंदर उसके बारे में सोचते हैं, विचार करना शुरू कर देते हैं। वो जो विचार की प्रक्रिया है जो हमारे दिमाग के अंदर चलती है, दैट इज़ कॉल्ड संवेदना, दैट इज़ कॉल्ड चेतना। ऑलराइट, चलिएगा। विलियम वुंड मानते थे कि मस्तिष्क की एक निश्चित संरचना होती है और ज्ञानेंद्रियों से के द्वारा प्रथम प्राप्त ज्ञान को हम संवेदना कहते हैं। पहली बार आप कोई चीज़ देखते हैं, देखने के बाद में आपके मन में उसके प्रति क्या विचार उत्पन्न होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड संवेदना। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे किसी व्यक्ति की आँखों पर पट्टी बांधकर उसके मुंह में हरी मिर्च डाल दो, वह एकदम बता देगा कि वह तो मिर्च है। जब किसी भी वस्तु का आभास अपनी 5 सेंसेस आँख, कान, नाक, जीभ व त्वचा के द्वारा करते हैं या उसके द्वारा हमें आभास होता है, तो उसके प्रति हमारे मस्तिष्क में मूर्त व अमूर्त विचार उत्पन्न होते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको 2 पॉइंट बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात, इनका विलियम वुंड साहब का ये मानना था कि जो मनोविज्ञान है वो एक चेतना का विज्ञान है, वो एक संवेदना का विज्ञान है। क्योंकि इंसान के दिमाग के अंदर किसी भी बात को देखकर उसके अंदर कोई ना कोई विचारों की रचना का विकास होता है और वो प्रक्रिया करना शुरू कर देती है, ऐसा वो मानते थे। मगर आप मुझे एक बात बताइएगा, क्योंकि बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने इस विचारधारा को नकार भी दिया गया था। क्योंकि इन्होंने अचेतन मन की बात नहीं की थी, इन्होंने चेतन मन की बात की थी। अब आप मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ स्टूडेंट, ये आपको कोई नहीं बताएगा, एक ही लाइन में आपको समझ में आ जाएगा कि संरचनावाद होता क्या है। बस समझिएगा स्टूडेंट, इनका ये मानना था। सबसे पहले तो 3 पॉइंट जानिए।
पहला पॉइंट ये है स्टूडेंट, ये जो हमारा दिमाग होता है, जो हमारा मस्तिष्क होता है, उसकी जो आंतरिक प्रक्रिया होती है, उसके अंदर जो इंटरनल प्रोसेस चलता है, ये उस इंटरनल प्रोसेस की अध्ययन की बात करते थे। ये आंतरिक स्ट्रक्चर की, आंतरिक प्रक्रियाओं की बात करते थे। ये बाहरी अभिव्यक्तियों की बातें नहीं किया करते थे, राइट। इसीलिए इनका ये इस मत को अस्वीकार कर दिया गया था। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मान लीजिए स्टूडेंट, एक व्यक्ति है, ठीक है ना। एक व्यक्ति को हमने कोई तस्वीर दिखाई, मान के चलिएगा मैंने उसे सचिन तेंदुलकर की तस्वीर दिखाई। कोई व्यक्ति है, मैंने उसे दिखाया भाई ये हमारे देश के जाने माने क्रिकेट प्लेयर हैं, और मैंने उसकी तस्वीर दिखाई। अब उसकी तस्वीर देखने के बाद में, सचिन तेंदुलकर साहब की तस्वीर देखने के बाद में उस व्यक्ति के मन में क्या विचार आते हैं, या तो वो व्यक्ति स्वयं जानता है, या फिर वो एक दो विचार हमारे सामने रखेगा, तब हमें उसका आभास हो पाएगा। तो इसी प्रकार स्टूडेंट्स, उस व्यक्ति के मन में दो प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे, एक तो मूर्त होंगे और एक अमूर्त होंगे। जिनको वो एक्सप्लेन कर देगा वो मूर्त विचार होंगे, लेकिन कुछ विचार ऐसे भी होंगे स्टूडेंट्स जो उसने सोचे होंगे मगर वो उसे व्यक्त नहीं कर पाएगा। वो विचार क्या होंगे? वो विचार अमूर्त होंगे। इसीलिए हम इस प्रोसेस से किसी भी इंसान के कंप्लीट व्यक्तित्व को रीड नहीं कर सकते। इसीलिए स्टूडेंट्स, इस वाद को, संरचनावाद को नकार दिया गया था, और इसीलिए व्यवहारवाद को ज़्यादा समर्थन मिला था, क्योंकि स्टूडेंट्स उसमें हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार से उसकी पर्सनैलिटी को जज कर लेते हैं, उसके रिस्पॉन्स से, उसकी एक्टिविटीज़ से हम लोग उसको जान जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई प्रतिक्रिया हमें इनके इस प्रयोग से नहीं प्राप्त हुई। इसका फेल्योर का सबसे बड़ा रीज़न मैंने आपको बता दिया है। चलिए स्टूडेंट, हम आगे चलते हैं। इसी संप्रदाय के बलबूते पर सन 1880 में मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा मिला, राइट। और इसीलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट को ही माना जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अब हम बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे इस संप्रदाय के जो अन्य समर्थक थे वो कौन कौन थे। एक तो एडलर थे, एक बेडफोर्ड थे, और एक टिचनर थे। टिचनर तो इनके स्टूडेंट ही थे, स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बताया था। 12वां पॉइंट देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, इतना पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये सारे एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, इससे बाहर एक पॉइंट आपका आएगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। आगे चलिए स्टूडेंट, इस संप्रदाय की अध्ययन विधियों को निम्न नाम से भी जाना जाता है: अंतर्दर्शन विधि, अंतर्मनन, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मालोपन विधि, स्वलोपन विधि, आत्मनिरीक्षण विधि। मतलब क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को देखने के बाद में उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, वो आधी बातों को व्यक्त करता है, आधी बातों को व्यक्त नहीं कर पाता है। तो हम ओवरऑल उसके व्यक्तित्व को जज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उसकी तरफ से पूरी जानकारी, हमारे पास में वो पूरे तथ्य नहीं आ पाए हैं जिसके आधार पर हम उसके व्यक्तित्व को जज कर सकें। ये सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट था। इसीलिए अंदर की बात, इंटरनल बात, दिमाग के अंदर प्रोसेस में चलने वाले विचारों की बात ये करते हैं। इसीलिए इनके इस विचार से इसको ज़्यादा समर्थन नहीं मिल पाया था। इसीलिए इस संरचनावाद को, जो इसमें विधियां यूज़ की गई थी, जिन पर ये एक्सपेरिमेंट किया करते थे, और ये अपने आप ही स्वयं पर ज़्यादा प्रयोग करते थे। कोई भी चीज़ देखते रहते थे, सोचते रहते थे, भाई इसको देखकर मेरे मन में क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं, मेरा माइंड यहाँ पे क्या काम कर रहा है, अब क्या हो रहा है, इंटरनल क्या चीज़ें चल रही हैं। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट करते थे, ये इनके तरीके हुआ करते थे। और इसी बात को सामने रखते हुए, इसी तथ्य से और इसी परिप्रेक्ष्य में आप जान सकते हैं, आपको मालूम हो चला होगा कि अंतर्दर्शन किसे कहते हैं, अंतर्मनन किसे कहते हैं। क्योंकि ये आंतरिक बात हो रही है मस्तिष्क की। आंतरिक का मतलब अंतर्दर्शन, अंतर्मनन, इंट्रोस्पेक्शन। आपके मन में क्या है ये तो आप जानते हैं, या फिर ऊपर वाला जानता है। ये दूसरा व्यक्ति नहीं जान पाएगा जब तक कि आप पूरे विचारों की अभिव्यक्ति
आप अपने दिमाग के अंदर जितने भी विचार आपके उत्पन्न हो रहे हैं, तब तक आप शब्दों के माध्यम से बिल्कुल सभी विचार उसके सामने नहीं रखेंगे, तब तक सामने वाला व्यक्ति आपके व्यक्तित्व को लेकर हमेशा भ्रमित रहेगा, कंफ्यूज रहेगा। वो आपके व्यक्तित्व को कभी भी जज कर ही नहीं पाएगा। राइट, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट, विलियम वुंट व उनके सहयोगी प्रयोगशाला में स्वयं पर ही प्रयोग करते थे और उन्होंने चेतना के 3 पक्षों पर अध्ययन किया था। वो कहते थे कि एक तो संवेदना और एक भाव और एक प्रतिमा। अब इसका उदाहरण आप कैसे समझेंगे, ये देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। संवेदना, भाव और उत्पन्न। संवेदनाओं ज्ञानेंद्रियों की सहायता से उत्पन्न होने वाले भाव के कारण मस्तिष्क में बनने वाली प्रतिमा को अध्ययन की विषय वस्तु मानना। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, हम कोई चीज़ देखते हैं, देखने के बाद में हमारे दिमाग के अंदर क्या होता है कि उस चीज़ के बारे में विचारधारा बनती है। उस विचारों की सहायता से हमारे दिमाग में उस चीज़ को लेकर एक इमेज बन जाती है। क्लियर? मतलब हमारे दिमाग में उस चीज़ को देखने के पहले हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, पहले किसी चीज़ को देखते हैं। देखने का मतलब क्या हुआ, हम अपनी ज्ञानेंद्रियों को यूज़ करेंगे ना, आँखों को यूज़ करेंगे। तो आँख क्या है, आँख हमारी सेंस है ना। तो हमारी 5 सेंसेस होती हैं, 5 में से एक सेंस है, तो हमने अपनी सेंस को यूज़ किया, देखा। देखने के बाद में हमारे दिमाग में क्या हुआ, उसको देखने के बाद में इंटरनल प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। क्या? विचार आने शुरू हो गए। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड संवेदना। ठीक है, विचार आने के बाद में क्या हुआ, विचारों ने उसे एक फॉर्म दे दी। क्या? एक विचारों की फॉर्म दे दी, एक रूप दे दिया। ठीक है ना। तो यानी जो संवेदनाएं हैं उसकी सहायता से जो उत्पन्न होने वाला भाव होता है, जो हमारे मस्तिष्क में बनने वाली प्रतिमा होती है, इन्होंने उसी को अपना विषय वस्तु माना था। राइट, कि अंदर क्या सोचा है, क्या इमेज बनी है, उस इमेज को सोचते थे, उस इमेज के बारे में अध्ययन करते थे ये। राइट, जो किसी चीज़ को देखकर हमारे दिमाग के अंदर इमेज बनी हुई है। ये देखिए आप इनकी बात। राइट, चलिए। विलियम वुंट चेतना संवेदना के अध्ययन पर महत्व देते थे, जबकि विलियम जेम्स मानते थे कि हमें चेतना पर अध्ययन नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें चेतना के कार्यों पर अध्ययन करना चाहिए। ये एक बड़ी बात है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो संरचनावादी जो संप्रदाय थे वो चेतना के अध्ययन पर, संवेदना पर क्या करते थे, अपना अध्ययन करते थे, उसको मनोविज्ञान का विषय वस्तु मानते थे अपना अध्ययन का। राइट, और ये जो विलियम जेम्स थे ये भी इनके साथ जुड़े हुए थे, ये भी इनके मतलब साथ थे यहाँ पर। मगर क्योंकि इनके दोनों के बीच में एक पॉइंट को लेकर मतभेद आ गया था। वो मतभेद क्या आया था, एक छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा। एक तो इनकी जो विषय वस्तु थी वो चेतना थी, और इनकी जो विषय वस्तु थी वो ये कहते थे चेतना के कार्यों। बस ये के कार्यों आप लगा दीजिएगा तो ये विलियम जेम्स साहब इसके समर्थक बन जाएंगे, और आप इसमें के कार्य हटा दीजिएगा तो इसके समर्थक और इसके जनक कौन हैं बताइए? वो तो विलियम वुंट साहब हैं। वो तो खाली चेतना की बात करते हैं, संवेदना की बात करते हैं, वो चेतना के कार्यों की बात बिल्कुल नहीं करते हैं। इसी पॉइंट को लेकर दोनों मनोवैज्ञानिकों में वैचारिक मतभेद हो गए थे, और मतभेद होने का नतीजा क्या निकला? ये निकला कि एक नए वाद का जन्म हो गया स्टूडेंट्स, और उस वाद का नाम क्या था? वो था कार्यवाद, उसका नाम था प्रक्रियावाद संप्रदाय। राइट, तो हम सबसे पहले ये जानेंगे। अब हम सेकंड वीडियो में स्टूडेंट्स हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हमने आपको टीच किया है क्या? आज हमने आपको बताया है कि संरचनावाद। तो अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कार्यवाद, प्रक्रियावाद संप्रदाय के बारे में। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पर इसी वीडियो में इसका प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर संरचनावाद, निर्मितवाद और निर्माणवाद, और ये मनोविज्ञान के संप्रदाय का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, आपको मालूम है। तो ये पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, विलियम वुंट का संबंध किस समुदाय, ये संप्रदाय है स्टूडेंट, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। विलियम वुंट का संबंध किस संप्रदाय से है? राइट, ठीक है, किस स्कूल से है? स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से, ये मतलब है इसका। तो देखिएगा, संरचनावाद, प्रक्रिया, मानवतावाद
व्यवहारवाद, तो यहाँ पर ये संरचनावाद होगा। क्लियर? चलिएगा, अभी तो मैंने आपको टीच किया था। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा, मनोविश्लेषणवाद के जनक किसे माना जाता है? ये सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। अभी मैंने आपको कुछ प्रमुख जो संप्रदाय हैं वो अभी मैंने कुछ मिनट पहले आपको बताया है। आप लोग उसको दोबारा से वीडियो को देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किसे व्यवहारवाद संप्रदाय का जनक माना जाता है? अगर मैं व्यवहार की बात करूंगा तो वहाँ पर सबसे पहले नाम वाटसन साहब का आएगा। देखिए स्टूडेंट, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का संबंध किस संप्रदाय से है? अगर मैं बात करूंगा तो आप बताइएगा स्टूडेंट। अब यहाँ संरचनावाद ना देकर इन्होंने यहाँ पे निर्माणवाद दे दिया। देखो संरचनावाद भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये निर्माणवाद, संरचनावाद या निर्मितवाद, कई बार नाम बदल के आ जाता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। संरचनावाद के दार्शनिक प्रयोगशाला में प्रयोग किस पर किया करते थे? जो वो मनोवैज्ञानिक थे, जो वो दार्शनिक थे, बताइए वो किस पे किया करते थे? वो स्वयं पर किया करते थे। इज द राइट आंसर। किस संप्रदाय के बलबूते पर मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया गया था? बताइएगा। संरचनावाद के बलबूते पर कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। संरचनावादियों ने पर अध्ययन किया, बताइए किस पर अध्ययन किया? मन, आत्मा या क्रियाएं? उन्होंने चेतना पर अध्ययन किया था, संवेदना पर किया था। संवेदना भी पेपर में आ जाता है कई बार, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, संवेदना और चेतना बात एक ही होती है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है? अगर हम यहाँ पे प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक की बात करेंगे तो यहाँ पर विलियम वुंड साहब का नाम आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार परीक्षाओं में आता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, विलियम वुंड ने चेतना के निम्न में से कौन कौन से पक्षों पर अध्ययन किया था? विलियम वुंड ने चेतना के निम्न कौन से पक्षों पर अध्ययन किया था? बताइएगा स्टूडेंट। संवेदना, भाव व प्रतिमा, संवेदना व आत्मा, भाव व मन। देखिए उन्होंने संवेदना, भाव और प्रतिमा, क्योंकि हम किसी चीज़ को जब देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी ज्ञानेंद्रियाँ शामिल होती हैं, भाव हमारे अंदर आते हैं और अंदर आने, हमारे दिमाग के अंदर वो भाव आने के बाद में उसकी एक इमेज माइंड के अंदर ही बन जाती है। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या होगा? आपका ए होगा। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा स्टूडेंट, आप मुझे आंसर देने की कोशिश करिएगा। निम्न में से किसका संबंध संरचनावाद संप्रदाय से है? बताइए मुझे, किसका संबंध है? थॉर्नडाइक का संबंध तो नहीं है, पोम्पोनोजी का भी नहीं है, वाटसन साहब तो व्यवहारवादी थे, इनका कैसे हो जाएगा? टिचनर का है, ये तो इसको स्टूडेंट थे किसके? विलियम वुंड साहब के। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन ठीक होगा। निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक मानते थे कि मस्तिष्क की निश्चित संरचना होती है? बताइए कौन मानते थे? मस्तिष्क की एक निश्चित संरचना होती है। चेतन की बात करते थे, संवेदना की बात करते थे। जल्दी से बताइए मुझे, आप कौन मानते थे? क्वेश्चन नंबर 11 पे हूँ स्टूडेंट्स में। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपका, विलियम वुंड मानते थे, बिल्कुल सही। निम्न में से कौन से संप्रदाय को मनोविज्ञान में प्रथम संप्रदाय की संज्ञा दी गई है? बताइए सबसे पहले कौन आया? संरचनावाद आया, बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए इसे आप। विलियम वुंड ने प्रथम प्रयोगशाला जिस स्थान पर स्थापित की थी, वर्तमान में उस स्थान का नाम क्या है? बताइए किस नाम से उसको जाना जाता है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, यही ऑप्शन आपका ठीक हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस को प्रयोगात्मक व संरचनावादी मनोवैज्ञानिक माना जाता है? विलियम वुंड को माना जाता है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। और संरचनावाद संप्रदाय को निम्न में से कौन से नाम से जाना जाता है? निम्न में से बताइए। देखिएगा यहाँ पर है आत्मनिरीक्षण विधि, शिक्षण विधि, प्रदर्शन विधि, खेल विधि। देखिए इसमें आत्मनिरीक्षण विधि का ये प्रयोग करते थे, क्योंकि ये दिमाग के जो अंदर विचारधाराएं चलती थी, आंतरिक जो अंतर मनन की बातें होती थी, उसके ऊपर बात करते थे स्टूडेंट्स, इसीलिए यहाँ पर अंतर निरीक्षण विधि वाला ऑप्शन ठीक माना जाएगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आपको टीच करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।